कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो छात्र वास्तव रूप से बाद में हुए हैं वे इस नियम को नहीं पढ़े हैं, इसलिए उनके लिए यह नियम फिर से बता दिया जाता है और अन्य लड़कों का दोहर जाएगा। शुरू में यह देखा गया था कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो इन दोनों में कागज के छोटे टुकड़े हल्के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। इसी प्रकार एम्बर को फलालैन या ऊन से रगड़ते हैं तो इनके मध्य में कागज के हल्के टुकड़ों को या धूल कणों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इस गुण को वैद्युतीय गुण कहा गया और ये कहा गया कि रगड़ने से ये आवेशित हो गए। कांच के टुकड़े पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको धनावेश और रेशम के टुकड़े पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणावेश कहा गया। इसी तरह एबोनाइट या एम्बर की पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणावेश और फलालैन या ऊन पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धनावेश माना गया। ये देखा गया कि रेशम से रगड़ करके दो कांच के छड़ों को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो वे प्रतिकर्षित होते हैं। उसी प्रकार एम्बर या एबोनाइट की छड़ें भी एक दूसरे के निकट आती हैं तो प्रतिकर्षित होती हैं। इसका मतलब हुआ और एबोनाइट और कांच के टुकड़े को ले आते हैं तो आकर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि कांच और एम्बर या एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसकी प्रकृति कांच में उत्पन्न आवेश की प्रकृति के विपरीत है। चूंकि दोनों की प्रवृत्ति एक दूसरे के विपरीत है इसलिए एक को धनावेश कहा गया और दूसरे को ऋणावेश कहा गया। रेशम से कांच के टुकड़े को रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसका नाम धनावेश और फलालैन या ऊन से एम्बर को रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणावेश का नाम दिया गया। इस प्रकार आवेश दो प्रकार के हो गए, धनावेश व ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आवेश के दो प्रकार हैं। रगड़ने के कारण कांच के टुकड़े पर या एबोनाइट की छड़ पर एक विशेष गुण क्यों उत्पन्न हो गया जिसको वैद्युतीय गुण कहा गया। इसकी व्याख्या परमाणुक सिद्धांत पर की जाती है। परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है। बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है। रगड़ने पर इनको अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है। फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर दूसरे चालक पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर पहुंच गए। कांच धनावेशित और रेशम ऋणावेशित हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति ऋणात्मक हो जाती है। इस तरह से आवेशन की व्याख्या हुई। अब आवेश का गुण, जिस तरह से पदार्थ का एक विशेष गुण द्रव्यमान है, मौलिक गुण, उसी प्रकार आवेश भी पदार्थ का मौलिक गुण है। समान प्रकृति के आवेश दूसरा गुण है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल है। आवेशों के मध्य की दूरी के बढ़ने के साथ दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में घटता जाता है। तीसरा गुण आवेशों का क्वांटाइजेशन। जैसे कांच के टुकड़े को रेशम से धागे से रगड़ा गया है तो कांच से 10 इलेक्ट्रॉन रेशम पर जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 25 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10.5, 20.5 और 25.5 नहीं जाएंगे।
अर्थात किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन की आवेश का पूर्ण गुणक होती है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर सकते हैं या इसको एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज कहते हैं, कह सकते हैं आवेश की परमाणुकता। अतः किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर या इंटू ई। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो Q बराबर प्लस है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो Q बराबर माइनस है। अगला गुण है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कांच के टुकड़े को रेशम के धागे से नहीं रगड़ा था तो कुल आवेश शून्य था। रगड़ने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन रेशम के धागे पर रेशम पर आसादित हुए तो माइनस यानी नेगेटिव चार्ज हो गया। कांच के टुकड़े पर से उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इस पर चार्ज प्लस यानी हो गया। रगड़ने के पूर्व आवेश का योग शून्य था और रगड़ने के बाद भी आवेश का योग शून्य ही है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन चार्ज, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किए सकते हैं और न ही नष्ट किया सकते हैं। दूसरा उदाहरण है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और दो गामा प्रोटॉन उत्पन्न होता है। संयोग के पहले चार्ज का योग शून्य था और बाद में भी चार्ज का योग शून्य हो गया। रेडियो एक्टिव विघटनों में भी यह नियम लागू होता है। जैसे 92 यूरेनियम 238 का विघटन होता है तो 90 थोरियम 234 बनता है और एक अल्फा का उत्सर्जित होता है। देखिए प्रारंभ में कुल आवेश 92 प्रोटॉनों का आवेश है। थोरियम पर 90 प्रोटॉनों का आवेश और हीलियम पर 2, तो 90 × 2 92, इधर ही 92। इधर आवेश हो गया 92 × E, इधर आवेश हो गया 92 × E। अर्थात जितना आवेश पहले था उतने आवेश बाद में भी हो गया। अतः आवेश न तो उत्पन्न किए सकते हैं और न तो नष्ट किए जा सकते हैं। अब पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले आवेश उत्पन्न करने की विधियां, आवेशित करने की विधियां पहला पढ़ चुके हैं, अभी बताए थे घर्षण। दूसरा है प्रेरण, वैद्युत प्रेरण। जैसे किसी धातु का एक टुकड़ा ले लें, धातु का एक टुकड़ा ले लें और उसके निकट एबोनाइट की छड़ को फरालैन या ऊन से रगड़ के इसके पास ले आना कि ऋण आवश्यक हो जाएगी। यानी इसके मुख्य इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दूर हट जाएंगे, यह सीधा धन आवश्यक हो जाएगा। यह धन आवेश इस ऋण आवेश के आकर्षण बल से बना हुआ है। इस घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। यदि हम इस छड़ को यहीं रहने दें और इसके दूसरे स्वतंत्र सिरे को पृथ्वी से जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे पृथ्वी में और स्थिति यह बन जाएगी
ये धन आवेश ऋण आवेश के आकर्षण बल से बना हुआ है, लेकिन क्षण को हटाए तो संपूर्ण धन आवेश इस चालक के पर विद्युत हो जाएगा। इस तरह से चालक धनरहित हो गया। यदि हम धातु के दो गोले ले लें जो एक दूसरे के संपर्क में हों, ये कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। प्रेरण से यह सिरा धनाशित और यह सिरा ऋणाशित हो जाएगा। अब इन गोलों को थोड़ा सा अलग करते हैं। यह ऋणाशित ही रहेगा, इसके आकर्षण बल से बना रहेगा। अरे ये ऋणाशित है, ये धन आवेश इसके आकर्षण बल से बना रहेगा और यह सिरा जो दूसरा गोला है इस पर ऋण आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। यदि क्षण को हटा लें तो यह गोला धनाशित और यह गोला ऋणाशित हो जाएगा। इस तरह से प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तीसरी विधि है संपर्क विधि या चालन विधि। यदि कोई आवेशी चालक ले जिस पर आवेश Q1 है और दूसरा कोई अनावेशी चालक ले, इन दोनों को कुचालक स्टैंड पर रख दें। यदि चालक B को चालक A से स्पर्श करा दें तो इनमें आवेशों का पुनर्वितरण होगा और ये दोनों चालक आवेशित हो जाएंगे। यदि ये B चालक अनावेशित न हो तब भी आवेशों का पुनर्वितरण होगा और पुनर्वितरण के पश्चात इतना ध्यान रखें कि यदि दोनों चालकों के आकार समान हैं तो स्पर्श कराकर अलग करने पर इन पर आवेश की मात्राएं बराबर होंगी और यदि इनके आकार समान नहीं है तो आवेश का वितरण इनकी धारिताओं के हिसाब से होगा। इस चैप्टर में कुछ प्रश्न हैं जिसमें समान आकार के दो चालकों को स्पर्श कराकर अलग किया गया है। तो प्रत्येक पर आवेश बताओ। तो मान लो इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। यदि चालकों को स्पर्श कराकर अलग करें तो अब इन पर आवेश की मात्राएं बराबर बटेगी यदि इनके आकार समान हैं। इस पर आवेश Q1 प्लस Q2 बटा दो, इस पर आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटा दो। यदि इन पर आवेश इनके आकार बराबर होता, यदि आकार बराबर नहीं है तो नियम लागू नहीं होगा। चालक पदार्थ उनको कहते हैं जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जैसे वैद्युत का प्रवाह, आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से सुगमता से हो सकता है। कुचालक उससे कहते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो नहीं होते हैं या होते भी हैं तो बहुत अल्प मात्रा में। इन पदार्थों को, कुचालक पदार्थों को बड़ा वैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। ये अपने से आवेश को स्थानांतरित तो नहीं होने देते, परंतु इनसे वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो सकता है। तीसरा है, चौथा है ध्रुवण। अभी आपको बताया गया था
कि रेशम के धागे से कांच के टुकड़े को रगड़ करके हल्के कागज के पास ले आने तो हल्के कागज को आकर्षित कर देता है। कागज अनावश्यक है, तो धनावश्यक कांच की छड़ कागज को कैसे आकर्षित करेगी, इसकी व्याख्या ध्रुव द्वारा होती है। यदि हम धनावश्यक कांच की छड़ को कागज के हल्के कागज के निकट रखते हैं तो धन आवेश के आकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में कागज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं परमाणुओं के, वो बाईं ओर खींच जाते हैं धन आवेश की तरफ, और धन आवेश के केंद्र दाईं ओर स्थापित हो जाता है। इस तरह से उत्पन्न आवेश को ध्रुव द्वारा उत्पन्न आवेश कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि कागज ध्रुवित हो गया। यदि आवेश धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और कागज का टुकड़ा कांच की छड़ द्वारा आकर्षित हो जाएगा। तभी आपको एक सूत्र मिला, किसी वस्तु पर पदार्थ की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस, यानी संपर्क विधि द्वारा आवेशित करने बताए थे कि दो समान आकार के गोलों को एक दूसरे से स्पर्श कर अलग रखते हैं तो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। यदि समान आकार के सुचालक गोलों को स्पर्श कराकर अलग किया जाए तो प्रत्येक आवेश का Q1 प्लस Q2 बटा 2। जैसे प्रश्न में मिलेगा आप लोगों को कि शीशे की समान आकार की दो गोलियां हैं जिन पर आवेश समान है। एक तीसरी अनंत गोली C को A से स्पर्श कराना और अलग करना है तो C आवेश है 0, A आवेश है Q, स्पर्श करके अलग कराएंगे तो Q/2 आवेश A पर आ जाएगा और Q/2 आवेश C पर आ जाएगा। यदि A व C को स्पर्श कराकर A व B, C व B को स्पर्श कराएगा तो C आवेश Q/2, B आवेश Q, तो कुल आवेश हो गया Q/2 प्लस Q, 3Q/2। अलग अलग करें तो प्रत्येक आवेश हो गया 3Q/4, 3Q। अब आइए कूलॉम नियम। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल धन के बीच और माइनस के बीच प्रतिकर्षण रहेगा। विपरीत प्रकृति के आवेश है उनके बीच आकर्षण बल रहेगा। इस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। तो दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल यह समानुपाती आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह समानुपाती Q1 × Q2 बटा r²। आवेश का परिमाण निकालना हो तो चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश हो,
तो ऋण आवेश का मान भी धनात्मक ही लेंगे, इसलिए परिमाण बताया गया है। हाँ, ऋण आवेश है तो कभी आकर्षण बल होगा, धन आवेश है तो कभी प्रतिकर्षण बल होगा। समानुपाती की चिन्ह को हटा दें तो के आ जाएगा चिन्ह, यह बराबर 1/4 के गुणे Q1 Q2 बटा R। के को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ यह बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। यहाँ मार वाला चिन्ह हटा दे रहे हैं क्योंकि पहले बता दिए हैं कि चाहे धनावेश हो या ऋणावेश हो, बल का परिमाण निकालने के समय चिन्ह नहीं रखेंगे आवेशों का। तो यह बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R। एप्सिलॉन 0 को या एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। भिन्न भिन्न माध्यमों की वैद्युतशीलता भिन्न है। यह वैद्युतशीलता यह निर्धारित करती है कि माध्यम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को किस प्रकार प्रभावित करता है। हम निर्वात या वायु में आवेशित कणों के मध्य लगने बल को हम F0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई अन्य माध्यम हो और यही आवेश उतनी ही दूरी पर रखे जाएं तो यह देखा जाता है कि इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल अपने प्रारंभिक से कम हो जाता है। जिस अनुपात में घटता है उस अनुपात को माध्यम का परावर्तक या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ स्पेस माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं और इसको K से या R से भेद करते हैं। तो किसी अन्य माध्यम में आश्रित कणों को रखने पर लगने वाला बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एप्सिलॉन बराबर माध्यम की वैद्युतशीलता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटा। अब यह बल पहले के मान से K टाइम्स कम हो गया। तो जिस अनुपात में बल घटता है उस अनुपात को माध्यम का परावर्तक या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। तो किसी माध्यम पर यह बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटा R। निर्वात में बल कितना था? यह 0 था। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। तो दो आवेश निर्वात या वायु में हो तो बल का मान इतना है। वही आवेश उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखे जाए तो बल का मान F हो गया। या भाग में भी देखिए F0/F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटा R बराबर के एक सूत्र मिल गया F0 बटा F बराबर के बराबर एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसको परावर्तक के भी कहा जाता है।
इसे एप्सिलॉन आर से पूछ करते हैं। तो 3 सूत्र हो गए, वायु में या निर्वात में बल, माध्यम में बल और निर्वात में बल और माध्यम में बलों का अनुपात का मान K। अब आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या 1/4π0 का मात्रक और डायमेंशन ज्ञात करना। यह बराबर K Q1 Q2 बटा स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का बीमी सूत्र व मात्रक के कोई 1/4 ही करते हैं, तो के का मान हो गया F0 R स्क्वायर बटा Q1 Q2। F0 का मात्रक हुआ न्यूटन, R का मात्रक हुआ मीटर स्क्वायर, कूलम गुणे कूलम, अब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। डायमेंशन जैसा है तो यम यल टी पावर -2, बल का डायमेंशन यल स्क्वायर, आवेश का डायमेंशन होता है 80, यम यल क्यूब 80 गुणे को यम यल क्यूब T पावर 2 E स्क्वायर T पावर T स्क्वायर बराबर यम यल क्यूब T पावर 4 A पावर -2। यह K या 1/4π एप्सिलॉन 0 का भी सूत्र हो गया, यम यल क्यूब T पावर -4 A पावर -2। प्रयोगों द्वारा K या 1/4π0 का मान निकाला गया है। K या 1/4π0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4π गुणे 9 × 10⁹ 4π into 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आंतरिक गणनाओं में जरूरत पड़ेगी। K का मान या 1/4π0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर।